चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की और कहा कि ये वोटर्स का वेरिफिकेशन है, SIR। तो ये जो चुनाव आयोग ने भारी भरकम शब्द लगाया SIR, तो लोगों ने इसका नाम दे दिया कि ये वोट बंदी है। महागठबंधन की एक बैठक भी थी मेरे ख्याल से कल शाम को, परसों भी शायद एक बैठक थी, तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। क्या कुछ तय हो पाया है फॉर्मूला सीट शेयरिंग का? हमने जो कहा है कि हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी का बयान है, वो अपने अधिवेशन से लगातार 1 साल से कह रहे हैं कि हम 50 से 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और मांग भी रहे हैं। 70 पे कांग्रेस का दावा है, वो 70 ठीक है, तो इस तरह जोड़ दें तो वो 400 के करीब समझ रहे हैं हम आपकी बात। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब ने ये लालू प्रसाद यादव जी को चिट्ठी लिख दी कि हम चाहते हैं महागठबंधन में शामिल होना। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तेजस्वी यादव थे उसमें, और किसी ने सूत्रों के हवाले से कोई खबर उनको बताया और उस पर उनका फीडबैक पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम सूत्र को मूत्र समझते हैं। चंदू की फ़ोटो लगी हुई थी बाहर, हाँ यहाँ नहीं है, बाहर चंदू की फ़ोटो लगी हुई है, जो JNU के प्रेसिडेंट भी थे स्टूडेंट यूनियन के, और उनकी हत्या का आरोप लगता है शहाबुद्दीन पर। जो उनके बेटे हैं उसामा, उनको पार्टी ज्वाइन कराया गया, हिना शहाब को ज्वाइन कराया गया, और अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ, उसमें तेजस्वी यादव ने नारा लगाया कि शहाबुद्दीन साहब अमर रहें। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो शहाबुद्दीन का परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा, हम उनको क्यों शहाबुद्दीन के साथ जोड़ करके देखेंगे? सब लोग अपने अपने हैं। कुछ दिन माले कर लिए, कुछ दिन BJP कर लिए, कुछ दिन यहाँ कर लिए, कुछ दिन वहाँ कर लिए, ऐसा नहीं है। ऐसे गिने चुने इधर उधर 2-4 लोग आपको दिख सकते हैं, जैसे कन्हैया कुमार। नहीं तो कन्हैया कुमार CPI में थे, अभी कांग्रेस में है। क्या कांग्रेस की सीट बढ़ने से आपको नुकसान है कि वो आपको कम सीटें मिलेंगी? हमें तो लगता है कि कांग्रेस के लोग निश्चित तौर पर ऐसा नहीं सोचेंगे कि 100 सीट लड़ करके हम 20 सीट जीते। लालू परिवार कभी नहीं चाहता कि कांग्रेस आगे बढ़े। बिहार में गाड़ी पर तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, और वहाँ कन्हैया कुमार चढ़ने जा रहे थे, उनको रोक दिया गया, पप्पू यादव को रोक दिया गया। अब उस दिन की बात क्या थी? 9 तारीख पूरी दुनिया ने क्या देखा कि पूरा बिहार बाहर आ गया सड़क पर। तो जहाँ पूरा बिहार सड़क पर आ गया अपने वोट बचाने के लिए, वहाँ कन्हैया चढ़ पाए मंच पर कि नीचे पैदल चल रहे थे? ये कोई मुद्दा है क्या? ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एक फिल्म है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट की है और के मेनन उसमें लीड रोल में है। बहुत पसंद की जाती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खूब बच्चे देखते हैं। उस फिल्म का एक सीन है कि के मेनन अपनी प्रेमिका के साथ एक प्रोटेस्ट के दौरान बैठे हुए हैं और वामपंथी पार्टी के एक नेता, जिनका नाम और पार्टी का नाम उसमें दिखाया नहीं जाता है, एक भाषण दे रहे हैं किसानों और मजदूरों के बीच। उसी वक्त उनकी प्रेमिका कहती हैं के मेनन के किरदार से कि देख रहे हो, ये जो भाषा बोल रहे हैं नेता, वो आम लोगों को समझ नहीं आ रही है। एक परसेप्शन है, एक नैरेटिव है जो वामपंथी धड़े को लेकर चलती है, और इस बीच इस परसेप्शन और इस तरह की इमेजिंग के बीच में हम लोग बिहार में हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तय 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही हैं। जो सरकार चला रहे हैं उनका दावा है कि वो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो विरोधी खेमे में हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। और इसी बीच हम आ गए हैं पटना में दीपांकर भट्टाचार्य जी के पास, जो CPI ML यानी भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आपने समय दिया खबरगांव के दर्शकों के लिए। पहला सवाल जाहिर है मेरा SIR को लेकर है, जो चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की और कहा कि ये वोटर्स का वेरिफिकेशन है, SIR। इस पे आप लोगों ने विरोध भी किया। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है SIR? आप अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, घूम भी रहे होंगे, क्या देख रहे हैं? आपने पहले कहा ना कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए, और इस मामले में बिहार के लोग बड़े माहिर हैं। तो ये जो चुनाव आयोग ने भारी भरकम शब्द लगाया SIR, तो लोगों ने इसका नाम दे दिया कि ये वोट बंदी है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लोगों को नोटबंदी याद आ गई। तो मैं तो कहूँगा कि नोटबंदी से भी खतरनाक है, क्योंकि नोटबंदी तो सिर्फ नोट की बंदी थी, और वो भी कुछ समय के लिए, और वो तुरंत लोगों को पता भी चल गया था। ये बड़ा धीरे से आया, चुनाव आयोग का सर्कुलर आया, लोगों को पता चलने में बड़ा समय लगा, समझने में भी थोड़ा समय लगा। तो ये वोटबंदी है। दूसरा, लोगों ने ये भी समझ लिया कि ये जो है चुनाव आयोग दरअसल तमाम जो नियम कानून थे पहले, क्योंकि चुनाव तो आज से नहीं हो रहा है, 1952 से हो रहे हैं, सैकड़ों चुनाव देश में हो चुके हैं। कैसे किसी मतदाता का नाम जुड़ता है, कैसे किसी मतदाता का नाम हटता है, ये सब कुछ के नियम कानून बने हुए थे। उस सारे बने हुए नियम कानून
जो 2024 में अभी अभी जिस मतदाता सूची के आधार पर लोगों ने वोट दिया, मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने, उस मतदाता सूची सब कुछ को खारिज करके बिल्कुल नए सिरे से चुनाव आयोग एक मतदाता सूची का निर्माण करना चाहता है। तो इसीलिए लोग तो बिल्कुल इसको वोटबंदी समझ रहे हैं। इसको भी समझ रहे हैं कि लोगों के जो सबसे बुनियादी अधिकार है वोट डालने का, और बहुत कुछ अगर नहीं भी है, जो बिल्कुल सड़क पे रहते हैं, कोई घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन संविधान ने एक वोट डालने का हक दे दिया है, तो वो अधिकार छीनने की पूरी कोशिश हो रही है। तो लोग तो लड़ रहे हैं इसके खिलाफ अपने वोट बचाने के लिए। आप वोटबंदी कह रहे हैं और विरोध की भी बात कर रहे हैं। साझे विपक्ष ने 9 जुलाई को पटना में एक मार्च भी किया, एक प्रोटेस्ट किया और इसका विरोध किया। लेकिन आप क्या ये भी कह रहे थे कि इसे हम एक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वोटबंदी है, लेकिन इसका असर तो चुनाव आयोग पर कोई दिख नहीं रहा है। वो लगा हर दिन शाम को एक प्रेस रिलीज जारी हो जाता है कि आज इतने % लोगों का वेरिफिकेशन हो गया। तो आपको लग रहा है कि ये विरोध जो है कारगर है या उसका असर है? बिल्कुल हो रहा है। अभी देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग के 24 जून के सर्कुलर को देखिए, उसमें था कि 26 जुलाई तक आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे देने हैं, आपको उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट दे देने हैं। और वो डॉक्यूमेंट भी कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, और ऐसे डॉक्यूमेंट जो बिहार के बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं है, और जो 2003 के बाद जिनके नाम चढ़े वोटर लिस्ट में, मतलब आप जैसे आपके फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वोटर 40 से नीचे वाले, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 30 के आसपास शायद आपकी उम्र होगी, तो 40 से नीचे वाले जो नौजवान हैं उनको तो अपना सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, अपने पिता माता का भी बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से ढूंढ के लाना होगा, ऐसे डॉक्यूमेंट जो बोल रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग को जब बात समझ में आ गई कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो 2025 के 26 जुलाई आते आते एक बड़ा धमाका हो जाएगा, क्योंकि बिहार में पता चलेगा कि 2-3 करोड़ के नाम छट गए। तब चुनाव आयोग ने देखिए उसी में क्या किया, उन्होंने कहा कि अभी बस फॉर्म भर के दे देना, डॉक्यूमेंट बाद में भी देने से चलेगा। तो अभी जो बिहार में चल रहा है, जैसे तैसे फॉर्म भर करके दिया जा रहा है, और उसी के आंकड़े आप रोज़ सुन रहे हैं कि इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक जैसे नोटबंदी में वो सारे काला धन खत्म करने के लिए था, लेकिन वो पूरा वापस आ गया है पूरे देश में। नोटबंदी के बाद वो पूरा पैसा वापस आया है, नोट। तो उसी तरह से अभी तो हो रहा है। लेकिन इसके बाद का जो खेल है, जो अगस्त महीने का खेल है, वो बड़ा खतरनाक खेल है, क्योंकि चुनाव आयोग ने को सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया कि आधार को मानो, राशन कार्ड को मानो, आप वोटर कार्ड को मान लीजिए। अगर सुप्रीम चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार होता है तब तो लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट होंगे। लेकिन अगर चुनाव आयोग इसको ना माने और इसी तरीके से चले और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक ना लगाए, तब क्या होगा कि वाकई एक एक विधानसभा में 50,000 से 1 लाख लोग मतदाता बिना डॉक्यूमेंट के उनका फॉर्म जाएगा। और इनके बारे में कहा गया कि ईआरओ को फैसला करना है ऑन द बेसिस ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय स्तर पर कोई जांच, और जो भी दस्तावेज मिल जाए। इसका मतलब हर एक विधानसभा में 5,000 को हटाना है, 10,000 को रखना है, किन को हटाना है, किन को जोड़ना है, एक बड़ा खेल होने की पूरी संभावना है, पूरी आशंका है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के लोग नीचे तो परेशान हैं, जेडीयू के लोग भी नीचे परेशान हैं, लेकिन ऊपर नेताओं को लग रहा है कि ये जो समुद्र मंथन हो रहा है पूरे बिहार में, इस मंथन से उनके लिए कोई अमृत निकलेगा। अच्छा, कि उनके लिए ऐसा कोई एक वोटर लिस्ट निकल करके आएगी जो उनके लायक, जिसको आप कस्टमाइज्ड एक वोटर लिस्ट मान सकते हैं। तो देखना होगा, अब बिहार के लोग इसी पर लड़ेंगे। अभी भी लोगों को पता नहीं है कुछ जगह, बहुत सारे लोगों के पास यहाँ तक कि आधार कार्ड जैसे भी नहीं है। तो बिहार के लोग तो लड़ेंगे अपने वोट को बचाने के लिए। 2 मोर्चे पर अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बिहार में वो लड़ रही हैं और चुनाव की तैयारी में है। एक तो अगर सरकार में जो पार्टियां हैं वो अपने दावे कर रही हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जो विपक्ष में है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, इस तरह की समस्याएं हैं बिहार में। उसी के ठीक समानांतर दोनों ही खेमों में गठबंधन को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। महागठबंधन की एक बैठक भी थी मेरे ख्याल से कल शाम को, परसों भी शायद एक बैठक थी। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। क्या कुछ तय हो पाया है फॉर्मूला सीट शेयरिंग का? फॉर्मूला तो मैं नहीं जानता, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बातें शुरू हुई है। देखिए हमें जो फार्मूला समझ में आता है कि आपके पास 2020 के चुनाव का अनुभव है,
आपके पास 24 के चुनाव का अनुभव है। अब उससे जो बात हमें दोनों बार देखने को मिली कि दक्षिण में मोटे तौर पर हम लोग का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, उत्तर बिहार में कमज़ोर रहा, और उत्तर बिहार में भी खासकर मिथिला के इलाके में, कोशी के इलाके में यहाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा। 2020 में आपकी पार्टी ने अकेले 12 सीटें जीती थी। बिल्कुल 19 लड़े थे आप लोग? 19 लड़े और 12 जीते, और जिसमें आपके सिवान में भी हम लोग 3 लड़े, उसमें 2 जीते। चंपारण में सिर्फ हमारी पार्टी, पूरे पश्चिम चंपारण में महागठबंधन को एक ही सीट मिली जहाँ से माले के उम्मीदवार थे। तो हमें तो लगता है कि हम लोगों को पूरे बिहार में चाहिए क्या, निर्णायक बहुमत चाहिए, और निर्णायक बहुमत के लिए बेहतर टीम का पूरा प्रदर्शन हो। और उस हिसाब से हमने इस बार कहा है कि पिछली बार भाई हम 19 जो लड़े थे 12 जिलों से लड़े थे। बिहार में ज़िले हैं 38, और 38 में कम से कम 2 दर्जन जिलों में माले की बहुत सघन उपस्थिति है, काम है, आंदोलन है। तो अगर और ज़्यादा जिलों से हमें लड़ने का मौका मिलेगा तो इसमें हमारा भी प्रदर्शन ठीक होगा, उस पूरे इलाके में पूरे गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, या जो डिमांड रखी? हमने जो कहा है कि हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। बिहार के कम से कम 24-25 जिलों में करीब 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। शेष तो अभी बात होगी, देखिए। तो आपने कहा कि 40 सीट मांग रहे हैं। मैंने देखा कि मुकेश सहनी जी का बयान है, वो अपने अधिवेशन से लगातार 1 साल से कह रहे हैं कि हम 50 से 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और मांग भी रहे हैं। 70 पे कांग्रेस का दावा है, वो 70 ठीक है। तो इस तरह जोड़ दें तो वो 400 के करीब समझ रहे हैं हम आपकी बात, समझ रहे हैं कि 243 में ही करना है। हाँ। सब कुछ 443 नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें लगता है कि रास्ता निकलेगा 243 में ही, ताकि एक बेहतर तालमेल हो जिससे निर्णायक बहुमत हमें मिले। क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है ना, सरकार को बदलने वाला चुनाव है। मुद्दे अपनी जगह पर है। पिछला चुनाव एक तरीके से मुद्दों के आधार पर लड़ा गया था, जिसमें रोज़गार का सवाल बड़ा सवाल था। उस समय कोविड लॉकडाउन का दौर था। उस लॉकडाउन के दौर में मज़दूर जो परेशान होकर के बाहर से आए, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी। लेकिन अब तो सिर्फ मज़दूर की बात नहीं है, किसी एक मुद्दे की बात नहीं है। अब तो पूरा का पूरा बिहार परेशान है। हर रोज़ हत्या है, हर रोज़। अभी कल हम लोगों ने एक व्यापारियों का सम्मेलन किया, पूरे बिहार भर से लोग आए थे, और सम्मेलन के शुरू में जब श्रद्धांजलि प्रस्ताव के बारे में समय आया तो लोगों ने गिनाया 100 से ज़्यादा व्यापारी की हत्या पिछले चंद महीनों में हो गई पूरे बिहार में। अब समझ लीजिए ये स्थिति है बिहार में। तो इसीलिए अब तो लोगों को है कि भाई ये चुनाव, पहले हम लोग बदलो बिहार का नारा दिए थे, लोगों ने कहा कि अब बदलो बिहार से नहीं, बदलो सरकार, बदलो बिहार। अब इस सरकार के रहते बिहार बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो पहले इस सरकार को हटाना होगा, और सरकार के हटाने का समय तो चुनाव ही होता है। तो चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है। हम लोग महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे थे। उसमें ऑलरेडी अभी जो प्लेयर्स हैं उनमें अभी एक कोई फार्मूला या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा कि कितनी सीटों पे लड़ना है। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब ने ये लालू प्रसाद यादव जी को चिट्ठी लिख दी कि हम चाहते हैं महागठबंधन में शामिल होना, ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकें। तो उनकी ओर से खुला प्रस्ताव है कि हम शामिल होना चाहते हैं। महागठबंधन में इस पर चर्चा हुई? अभी मुझे जानकारी नहीं है यहाँ तो। सर आप जनरल सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी। नहीं तो हम हर कमेटी महागठबंधन में महागठबंधन के जो समन्वय समिति की एक बैठक में हम गए थे। एक मैंने ऑनलाइन की बैठक थी, एक बिहार में पूरे तमाम कार्यकर्ताओं को बुला करके बैठक थी। शेष अभी उप समितियाँ बनी हैं, लोग हैं। तो महागठबंधन में हर रोज़ क्या बात हो रही है मुझे जानकारी नहीं है। मोटे तौर पर अभी SIR को लेकर बात हुई। हमने कहा कि मताधिकार की रक्षा के लिए बिहार में एक बहुत मजबूत आंदोलन चाहिए, और इसी पर हम लोग 9 तारीख एक साथ मिलकर किए थे। आगे इसको जारी रखना है। शेष सीटों को लेकर, पार्टियों को लेकर जो भी चर्चा है, उसके लिए अलग अलग समितियाँ बनी हैं। हमारे तमाम साथी लोग उसमें हैं, हम उनसे खबर ले लेते हैं। अभी तक मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जब हम लोग रास्ते में थे आपके यहाँ आने के लिए, तो एक मित्र हैं पटना के ही पत्रकार, उनको मैंने फ़ोन किया कि दीपांकर जी का इंटरव्यू है, कुछ सवाल जो आपको लगता हो पूछना चाहिए तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि यार उनसे ये पूछना कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तेजस्वी यादव थे उसमें, और किसी ने सूत्रों के हवाले से कोई खबर उनको बताया और उस पर उनका फीडबैक पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम सूत्र को मूत्र समझते हैं। एक तरफ इस तरह की भाषा है, दूसरी तरफ दीपांकर जी की जो पार्टी है वो खुद या उनकी जो पार्टी के नेता हैं उनकी भाषा वैसी है कि कोर्ट्स में बात करते हैं और बहुत डिसेंसी है। तो ऐसा एक परसेप्शन बनता है कि वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
ऐसा आप मानते हैं क्या कि आपकी पार्टी की भाषा थोड़ी डिसेंट होने की वजह से भी कनेक्ट नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो महागठबंधन में, हम अगर आप अगर कह रहे हैं कि भाई 19 में हम 12 जीते थे, तो लोग तो कह रहे सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट था। तो स्ट्राइक रेट अगर था तो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो था, तभी ना लोगों ने वोट दिया, ठीक है ना। इसीलिए हम भाषा की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया कि सूत्रों के हवाले से बातें आ रही है, ये सूत्रों के हवाले से जो बात आ रही है, सब ऐसी बात क्यों आ रही है? क्योंकि 2018 में चुनाव आयोग ने पार्लियामेंट को बताया, 19 में बताया कि हमारे पास कोई फॉरेन नेशनल जैसा कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ 3 केस उनके पास थे जहां संशय था कि कोई फॉरेन नेशनल होगा वोटर लिस्ट में। अभी 2024 का चुनाव हुआ, 24 के बाद अभी जिसको कहते हैं समरी रिवीजन, वो रिवीजन की प्रक्रिया चली। आप देख लीजिएगा, उस पर पता करिए कि वो जो समरी रिवीजन हुआ बिहार में, क्या उस रिवीजन के समय में बीजेपी के लोगों से ही पूछ लीजिए, क्या बीजेपी के लोगों ने ऐसी कोई शिकायत की थी कि बिहार में अचानक नेपाल के लोग आकर के छा गए, बिहार में रोहिंग्या आकर के छा गए, बांग्लादेश के लोग गांव-गांव में घुस गए? ऐसी बात कहीं कि बीजेपी के वालों ने भी की थी? बिल्कुल नहीं है। और ये जो बात जो सूत्रों के हवाले सब कर रहे हैं कि बीएलओ गए, पता तो ये चल रहा है कि बीएलओ परेशान है। जैसे ही SIR शुरू हुआ 2-4 दिन के अंदर हमें झंझारपुर से एक वीडियो मिला कि जहाँ एक शिक्षक इस पूरे दबाव में उनकी मौत हो गई। हमें तो पता चल रहा है कि कोई BLO अगर किसी पत्रकार से बात कर ले कि भाई अपने बता दे कि किस तरह से परेशान है, तो BLO पर कार्रवाई हो रही है। हमें पता चल रहा है कि BDO परेशान होकर के वो आपका एक रेजिग्नेशन दे रहे हैं SDO के पास, DM के SDO के बारे में शिकायत करते हुए DM के पास रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ये तो है बिहार का ज़मीनी सच। और कहाँ से सूत्रों के हवाले से बात आ रही है? इसीलिए ये सब जो बातें हो रही वो, लेकिन बड़ा गंभीर बात है कि चुनाव आयोग क्यों ऐसा कर रहा है। चुनाव आयोग को तो चाहिए कि साफ साफ बातें हो, पारदर्शिता हो संपूर्ण। SIR जैसा ड्राइव शुरू करने से पहले बात होनी चाहिए थी कि भाई हम इतना बड़ा करने वाले हैं। किसी से कभी बात ही नहीं हुई। नोटबंदी की तरह अचानक अपने फैसला सुना दिया। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपके पास जवाब नहीं है और आप सूत्रों के हवाले से इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो इधर उधर की बातों से तो लोग परेशान हैं। RJD के साथ आपने मिलकर 2020 का भी चुनाव लड़ा और इस बार भी आप साथ ही हैं, बीच में लोकसभा चुनाव भी हुआ। असहजता महसूस होती है उनके साथ मंच शेयर करने में या गठबंधन में? नहीं, असहजता क्यों? आज के तो समय की ज़रूरत है, तो उसमें असहजता क्यों? लोग कहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने देश पर आपातकाल थोपा था। तो आप देख लीजिए, तो बहुत सारे पार्टियों के साथ बहुत समय समय पर ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन आज का जो दौर है, बहुत ऐसा दौर है देश के लिए कि जहाँ लोकतंत्र खतरे में है। आज से पहले कभी हुआ देश में वोटिंग राइट को लेकर ऐसी चर्चा कि आम लोग परेशान, भाई हमारा वोट बचेगा कि नहीं बचेगा, वोटिंग राइट हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? तो आज का जो दौर है ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व दौर है। और इस दौर में तमाम लोगों को साथ आना पड़ेगा संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, मताधिकार की रक्षा करने के लिए। तो इसमें आए हैं सब लोगों के साथ। इसमें असहजता का क्या है? असहजता वाला सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि जब हम लोग आपके दफ्तर में आए तो चंदू की फ़ोटो लगी हुई थी बाहर। हाँ, यहाँ नहीं है, बाहर चंदू की फ़ोटो लगी हुई है जो JNU के प्रेसिडेंट भी थे स्टूडेंट यूनियन के, और उनकी हत्या का आरोप लगता है शहाबुद्दीन पर। बीच में एक समय रहा ऐसा 1.5 साल का जो पत्रकार और आलोचक जो हैं ये मानते हैं कि RJD ने, और ख़ासकर जब तेजस्वी यादव ने कमान संभाली, तो उन्होंने ऐसे कैरेक्टर से खुद को दूर करने की कोशिश की। लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि जो उनके बेटे हैं उसामा, उनको पार्टी ज्वाइन कराया गया, हिना शहाब को ज्वाइन कराया गया। और अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ, उसमें तेजस्वी यादव ने नारा लगाया कि शहाबुद्दीन साहब अमर रहें। नहीं, पहली बात तो आप जो कह रहे हैं चंद्रशेखर की हत्या हुई, बिल्कुल, और चंद्रशेखर की हत्या का पूरा आरोप शहाबुद्दीन पर था, बिल्कुल सही। हम लोग पूरा उस पर लड़े। शहाबुद्दीन जेल के अंदर गए, शहाबुद्दीन आज नहीं है। तो चंद्रशेखर के बारे में देखिए, हमें लगता है कि किसी भी, जैसे आप भगत सिंह को लीजिए, तो भगत सिंह देश में शहीद हुए, तो कुछ लोग इसी पर कहते हैं भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी ने कोशिश नहीं की, फलाना ने कोशिश नहीं की। तो ये, जबकि भगत सिंह क्या थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो भाई फांसी पे चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो शहादत है वो देश के लिए काम में आएगी और इससे लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। तो भगत सिंह हमारे लिए एक नायक है, नेता है। चंदू हमारे लिए उस दौर में वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं है। ठीक है, चंदू
कि हत्या हुई, हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए, इसके लिए हम लोग लड़े, सज़ा दिलवाए। लेकिन चंदू हमारे लिए नायक थे, नेता थे। चंदू ऐसे नेता थे जो, मोदी जी तो आ जाए 2014 में, गुजरात जनसंहार 2002 में जाकर के हुआ, अटल बिहारी की सरकार 1998 में जाकर के बनी। इससे पहले जब चंदू हमारे जेएनयू में अध्यक्ष हुआ करते थे 95 में, 96 में, उस दौर में चंदू ने नौजवानों से कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रहा है वो देश में लोकशाह को ख़त्म कर देगा, लोकतंत्र को फांसीवाद लाएगा देश में, और एक रास्ता संविधान का है जो भगत सिंह और अंबेडकर का रास्ता है। तो चंदू तो ऐसे नेता हैं जो 96 में 7 में बोल के गए। तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि चंदू आज अगर होते तो क्या करते, चंदू आज अगर होते तो जो काम करते उसी काम को हम लोग पूरी ताकत लगा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चंदू आज होते तो क्या करते, इसीलिए मैंने पूछा कि चंदू आज नहीं है, इसके पीछे जिस शख्स का नाम आता है उनके परिवार के लोगों को आरजेडी अपने साथ रखे हुए, तो एक पहली बात असहजता तो होती तो हम कह रहे हैं, ये जो आप परिवार इसमें ला रहे हैं, भाई किसी ने अपराध किया तो अपराधी, हम क्या पूरे परिवार को अपराधी मान लेंगे? किसी को भी ये जो तरीका है ना, किसी को, यही तो तरीका देश में हो रहा है कि आतंकवादी कहीं अगर थे तो कोई आतंकवादी अगर मुस्लिम थे तो पूरे देश के मुस्लिम पर हल्ला कर दो, मामला कर दो। तो ये जो है इसको कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट। ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। कोई भी किसी का अपराध साबित होता है, अपराधी को अपना जो भी अपराध है तो कानून के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उस अपराध के नाम पर पूरे परिवार को, समुदाय को, इलाके को, सबको जलील कर दीजिए, सबको दंडित कर दीजिए, ये तो मैं समझता हूँ कि कोई सभ्यता का पहलू ही नहीं है। ये किसी सभ्य समाज इस तरह से चल ही नहीं सकता। इसीलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो शहाबुद्दीन का परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा, हम उनको क्यों शहाबुद्दीन के साथ जोड़ करके देखेंगे? सब लोग अपने अपने हैं। तो वो आज कौन क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों से जुड़ा ही एक सवाल है कि जैसे नए बच्चे जब जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो उस समय वो लेफ़्ट की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो सशस्त्र क्रांति की बातें होती हैं, उस तरह कैरेक्टर्स आते हैं। सशस्त्र क्रांति के लिए नहीं आते हैं, लेकिन जब बच्चे जो लेफ्ट में आ रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि भाई ये लेफ्ट वाले ही हैं, वो कम से कम यूनिवर्सिटी को बचाने की बात कर रहे हैं, वो कम से कम इस तरह का एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ गरीब घर के बच्चे, गांव के बच्चे आकर के पढ़ सके। नहीं तो इन लोगों का बस चलेगा पूरे देश में तो पूरा जिस तरह का कारोबार बन रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, महंगी डिग्री, महंगा एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है, तो जो बाबा साहब ने कहा था गरीब के पास क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन का ही उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, और कोई कुछ नहीं है। तो गरीब घर के बच्चे सारे आ रहे हैं, वो कोई हथियार के लिए, क्रांति आगे की बात है, सिर्फ उसके लिए नहीं आते हैं। वो आते हैं कि भाई हमारा फीस ना बढ़े, हमारे लिए कम से कम शिक्षा नीति ऐसी हो देश में, हमारे लिए भी यूनिवर्सिटी हो, हमारे लिए भी कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, इसके लिए लोग आते हैं। लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद, कुछ उम्र बढ़ने के बाद फिर उनका मोहभंग क्यों हो जाता है? नहीं मोहभंग होता है, वो सारे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। अब किसी की ज़िंदगी, अब भले चंदू जैसे, भगत सिंह जैसे ज़िंदगी अगर 25 साल में, 23 साल में, 28 साल में ख़त्म हो जाए वो अलग बात, कोई शहीद हो जाए। अभी हमारे एक नौजवान साथी बिल्कुल पंचम माझी मुसहर जाति से ग्रेजुएट होकर के पटना में आ रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, और 23 साल की उम्र में अचानक ऐसा पता नहीं क्या हुआ था, ब्लड प्रेशर का मामला था या ब्रेन स्ट्रोक का मामला हुआ, उनको हम लोग बचा नहीं पाए। तो वो बात अलग, लेकिन जो जिंदा है वो पूरी ज़िंदगी देते हैं इसके लिए, विचार के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई 30 साल तक है और उसके बाद चले गए तो कुछ दिन माले कर लिए, कुछ दिन बीजेपी कर लिए, कुछ दिन यहाँ कर लिए, कुछ दिन वहाँ कर लिए, ऐसा नहीं है। ऐसे गिने चुने इधर उधर 2-4 लोग आपको दिख सकते हैं, जैसे कन्हैया कुमार। लोग नहीं तो कन्हैया कुमार CPI में थे, अभी कांग्रेस में है। अभी CPI में थे तो कांग्रेस में हुआ उनका, वो पार्टी बदल के चले गए। तो वो बताएंगे, ये तो वो बताएंगे उनका मोहभंग हुआ या उनको लगा कि भाई हम ही कांग्रेस में जाएंगे तो हमको ज़्यादा मौका मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, वो बताएंगे। मैं नहीं बताने वाला हूँ उनके बारे में। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी पार्टी में किसी से अगर ये पूछा जाए कि बीजेपी के 5 बड़े नेताओं का नाम बताइए तो आम लोग भी बता देंगे, लेकिन नहीं, आप 5 नेता एक नाम बताएंगे, मोदी जी का नाम बताएंगे। एक ज़माना था लोग 5-10 नाम बताते थे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मोदी बताएंगे, उसके बाद कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि जोगी का नाम लूँ कि अमित शाह का नाम लूँ।
दूसरे और तीसरे बताने में भी वो परेशान हो जाएंगे। तो 5 का नाम नहीं बता पाएंगे। बिहार में तो किसी नेता का नाम नहीं बता पाएंगे। एक सुशील मोदी जब थे तो उनका नाम लोगों को याद होता था। अब सुशील मोदी जी नहीं है, या बस नरेंद्र मोदी का ही नाम ले पाएंगे। तो इसीलिए 5 नेता का नाम नहीं ले पाएंगे, माफ़ कीजिएगा, नहीं ले पाएंगे। कांग्रेस को लेकर मेरे 2 सवाल हैं। आपके महागठबंधन के साथी हैं वो, क्या कांग्रेस की सीट बढ़ने से आपको नुकसान है कि वो आपको कम सीटें मिलेंगी? नहीं, पता नहीं, तो सीट के बारे में कहा, अभी तो सीट को लेकर के बात शुरू होगी। कांग्रेस के बारे में तो पिछली बार लोग यही कह रहे थे कि भाई 70 सीट में 19 सीट बहुत कम था। कांग्रेस वाले भी यही चाहते होंगे कि भाई हम कितने सीट पर लड़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितने सीट जीत रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो हमें तो लगता है कि कांग्रेस के लोग निश्चित तौर पर ऐसा नहीं सोचेंगे कि 100 सीट लड़ करके हम 20 सीट जीते। उसके बजाय अगर 50 ऐसी सीट मिले जो 50 लड़ करके हम 30 जीते, हमें तो लगता है वो बेहतर होगा। तो कांग्रेस के लोग भी अपने बेहतर जैसा आपने बताया भी कि पिछली बार वो 70 सीटों पे लड़े, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही ख़राब था। क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस बिहार में बढ़ नहीं पा रही है, जबकि एक लंबा दौर रहा है शुरुआत में कि सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार? अब आप देखिए पुरानी बातों में जाने से क्या होगा। अभी कांग्रेस की सरकार जिस दौर में होती थी वो दौर बहुत पुराना है, ठीक है ना। वो तो बंगाल में भी देखिए तो 70 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद सीपीएम की सरकार आई, अब सीपीएम की भी सरकार चली गई, कुछ और है। तो समय तो बदलता है। हमें लगता है कि आज की जो कांग्रेस पार्टी है कोशिश में है, राहुल गांधी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ नई ऊर्जा भरने की, और उसका रिजल्ट भी हमने देखा। 40 सीट पर थे 2019 में, 40 से 100 पर आए हैं। लोग लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक आरोप लगता है कि लालू परिवार कभी नहीं चाहता कि कांग्रेस आगे बढ़े बिहार में, और इसको नए सिरे से लेकर चर्चा 9 जुलाई वाले आपके मार्च में हुई कि गाड़ी पर तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, और वहाँ कन्हैया कुमार चढ़ने जा रहे थे, उनको रोक दिया गया, पप्पू यादव को रोक दिया गया। तो देखिए, बस उस एक गाड़ी थी। पहली बात, हम लोग तो सोच रहे थे कि गाड़ी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग तो पैदल चलने वाले लोग हैं। अब वह सिक्योरिटी के चक्कर में राहुल गांधी की सिक्योरिटी टीम है, और जिस तरीके से पूरा वहाँ स्थिति थी माहौल, तो लोगों ने सोचा कि गाड़ी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो उस गाड़ी में हम तो अकेले थे अपनी पार्टी से, हमारे राज्य सचिव भी नहीं थे, हमारे विधायक दल के नेता भी नहीं थे, सीपीआई सीपीएम के भी एक नेता ही थे, आरजेडी से भी मेरे ख्याल से सिर्फ तेजस्वी जी थे, या हो सकता है और एक आध नेता रहे होंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के तो हमने देखा कई नेता हैं, कई नेता थे। और पप्पू जी को हमने सुना, वो किसी जगह चैनल में कह रहे थे कि कोई सवाल ही नहीं है, राहुल जी थे हमारे नेता थे, तो हम थे कि नहीं थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें लगता है बात तो यही होगी। अब ये कुछ मीडिया वाले हैं जिनको कोई मसाला चाहिए, कहानी चाहिए। अब उस दिन की बात क्या थी? 9 तारीख पूरी दुनिया ने क्या देखा कि पूरा बिहार बाहर आ गया, सड़क पर आ गया। तो जहाँ पूरा बिहार सड़क पर आ गया अपने वोट बचाने के लिए, वहाँ कन्हैया चढ़ पाए मंच पर कि नीचे पैदल चल रहे थे। ये कोई मुद्दा है क्या? ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एक आखिरी सवाल, और उसके बाद हम एक एक लाइन का सवाल आपसे पूछ लेंगे जिसमें छोटा छोटा जवाब देना होगा। और ये सवाल पर्सनल टाइप का है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, सुझाव भी मान सकते हैं आप लोग। जो अभी आप कह भी रहे थे कि हम तो पैदल चलने वाले लोग हैं, तो लंबा आपको चलना है तो उसके लिए जूता बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि ढंग का जूता नहीं होगा तो फिर रात को सोने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप कौन सा जूता प्रेफर करते हैं? ये देख लीजिए, अभी जो पहने हुए हैं, पता नहीं इसका क्या नाम है, कोई ऑनलाइन हमने ख़रीदा था। ऑफलाइन? ऑनलाइन हमने ख़रीदा था। आपने खुद ही? हाँ, खुद ही खरीदा था? हाँ, खुद ही हमने ऑनलाइन मंगाया, तो कुछ चल रहा है। हालांकि ये मैंने अगर पदयात्रा करना हो तो उसके लिए बहुत सूटेबल नहीं होगा। उसके लिए मेरे पास एक और दूसरा जूता है जो मॉर्निंग वॉक करने कितने का होगा ये? ये तो कई 1000 या 1100 का होगा। तो और वो जो जूता है वो 800 रुपये का है। अच्छा काम कर रहा है। उस तरह की कितने की है वो? 800 रुपये। अच्छा, 800 रुपये का। तो आपको उस तरह की समस्या नहीं होती है? जो नए जो लेफ्ट के स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत में, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ और वहाँ जेएनयू के बहुत सारे साथी हैं जो आईएसआई, आईएसएफ और एसएफआई तीनों ही संगठन से जुड़े हैं। तो बात बात पे कि ये सब पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, ये सब से दूर रहो, कुर्ता पहनो खादी वाला टाइप। ऐसा तो लोग नहीं कि भाई कैपिटलिज्म से दूर रहो का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म क्या करता है? कैपिटलिज्म ये करता है कि जहाँ तमाम ज़रूरत की चीज़ों पर व्यापक जनता का अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार को देने के बजाय वो पूरा मुनाफा कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे देता है। कैपिटलिज्म से ये लड़ाई हमारी नहीं है कि भाई कल कारखाने नहीं होने चाहिए, आधुनिक उत्पादन नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई हमारा नहीं है। हमारी लड़ाई है कि भाई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सबको मिले,
और सब लोगों के जीवन की स्थिति बेहतर हो। ये है लड़ाई कैपिटलिज्म से, क्योंकि कैपिटलिज्म ऐसा इज्म है जो बस सब अदानी अंबानी के लिए कर देता है और पूरे नीचे गरीबी फैल जाती है, बेरोज़गारी फैल जाती है, चिराग तले अंधेरा, और हम ऊपर की चर्चा करते रहते हैं, देखो अदानी जी कितने बड़े हो गए, दुनिया में 1 नंबर पे पहुंच गए, दूसरे तीसरे नंबर पर। इसलिए कैपिटलिज्म से लड़ाई है। ये नहीं है कि जूता मत पहनो, कपड़े मत पहनो, मोबाइल मत रखो, है ना, कंप्यूटर मत लो, इसके लिए भी कैपिटलिज्म से लड़ाई नहीं है। आखिरी हिस्सा इंटरव्यू का, और ये रवायत के दबाव में मैं कर रहा हूँ, रैपिड फायर इसको नाम देते अभी हैं। बड़ा रैपिड फायर, और छोटे बच्चे जब थे उस समय क्विज में कभी कभी होता था, ये सब रैपिड फायर हमसे अब ये इंटरव्यू में शुरू हो गया है नए सिरे से। ये तो देखिए 4-5 नेताओं के नाम है, आपको जो उनके बारे में आपकी राय हो आप बता सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश जी, इस समय हम नीतीश जी को लेकर चिंतित हैं कि पता नहीं उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। अच्छा। तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी अच्छे हैं, नौजवान हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी। मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, अभी 75 साल के होने वाले हैं, जल्दी जल्दी खाली करें। अमित शाह। अमित शाह जी तो पूरे तड़ी पार थे, और अभी इस समय देश का दुर्भाग्य है कि देश के गृह मंत्री हैं। राहुल गांधी। राहुल जी कांग्रेस में नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं, सफल हो। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार भी अच्छे नौजवान नेता है, जितना डिजिटली सफल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़मीन पर फिजिकली भी इतने सफल हो। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी, उनके बारे में शुरू में मेरे दिमाग में भी काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन जब से वो मोदी जी को 300 पार 400 पार कराने लगे, तब से मुझे बड़ा लगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कंफ्यूज। इस बार भी उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर 130 से कम सीटें आएंगी जनसुराज की तो वो इसे अपनी नाकामी मानेंगे। अभी इस समय मैं उनसे सिर्फ एक ही सुनना चाहता हूँ कि SIR के बारे में उनको क्या कहना है। अच्छा, SIR को लेकर जब आप लोग मार्च कर रहे थे तो उस पर उन्होंने उनसे किसी ने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं ये बंद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे राज्य को नुकसान होता है और आर्थिक तौर पे पिछड़ापन आता है। वो वोटबंदी के बारे में ठीक है, ये नहीं है तो किसी दूसरे तरीके से करें। वोटबंदी के पक्ष में है कि विरोध में है, इतना साफ कर देना। मुकेश सहनी। मुकेश जी ठीक है, सनब मल्ला, हम यही उम्मीद करते हैं कि चुनाव जब लड़े, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको अपनी जाति के लोगों को भी टिकट देना चाहिए, ये अभी तक उन्होंने शायद नहीं दिया, ऐसा देना चाहिए। चिराग पासवान। चिराग पासवान जी डबल इंजन की बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि सिर्फ दिल्ली वाला इंजन ठीक है और बिहार वाला इंजन खराब है। उनको पता नहीं कि दोनों इंजन फेल कर गया, और दोनों इंजन जब फेल करे तब वो अहमदाबाद जैसा हादसा होता है, हवाई जहाज गिर जाता है। तो चिराग पासवान जी पूरा सच बोले, आधा ना बोले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला खबर गांव के दर्शकों के लिए। आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुन रहे थे, भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इस पूरी बातचीत को लेकर, और बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, SIR को लेकर क्या सोचते हैं, और अगर आप बिहार के किसी ज़िले से हैं तो ये भी बता सकते हैं कि हमें आपके पास कहाँ आना चाहिए, कहाँ मुलाकात हो सकती है। शुक्रिया।